एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस 2 का चैप्टर नंबर 3 जो है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में हमने देखा था कि कौन कौन से हमारे बॉडी के सिस्टम हैं और हमारा बॉडी उस सिस्टम की वजह से उस सिस्टम के थ्रू कैसे वर्क करता है। हमने फर्स्ट पार्ट में 5 सिस्टम के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम एक नए सिस्टम के बारे में जानेंगे, एक नए सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे लाइफ में एक और सिस्टम भी है जो हमारे लाइफ को आगे प्रोसीड करने में, हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने में यूजफुल है। वो 5 सिस्टम कौन से थे जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था? सबसे पहला था डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, चौथा कोऑर्डिनेशन मतलब कंट्रोल सिस्टम और पांचवा सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर हम एक और नए सिस्टम के बारे में जानेंगे जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि हमारे पास 5 सिस्टम है, ठीक है, और अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक और नया सिस्टम जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अब ये हमें अलग से क्यों पढ़ना है? हमने 5 सिस्टम अलग से क्यों पढ़ा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? जो हमारे 5 सिस्टम थे वो हमें अलाइव रखने के लिए, हमारे अलाइव रखने के लिए वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस लिए इम्पोर्टेंट है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे जनरेशन को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, इसीलिए हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग से पढ़ रहे हैं और वो 5 सिस्टम को हमने पार्ट 1 में देखा था। ओके, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन में स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, उसका कंटिन्यूएशन बना रहता है। आखिर ये रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी बाय पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स से जो भी न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, किस सिस्टम के थ्रू होगा? वो होगा अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू। इसका हम एक डेफिनेशन लिखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी पेरेंट्स है उससे जो प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो रहा है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू ही होगा। रिप्रोडक्शन होते हैं 2 टाइप्स के। यहाँ पे हम 2 तरीके के रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम लिखते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, और एक होता है सेक्सुअल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? सेक्सुअल में क्या होता है और एसेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल में जो है वो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। जो भी न्यू स्पीसीज बनेगी उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और सेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक मेल गैमेट आएगा, एक फीमेल गैमेट आएगा और वो दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे और फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये चीजें एसेक्सुअल में नहीं होती। ओके, एसेक्सुअल में कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। इवन सेक्सुअल में मेल गैमेट आएगा, फीमेल गैमेट आएगा, फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। ये डिफरेंस है, मेन मेजर डिफरेंस सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, सबसे पहले हम देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है?
ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे मैंने मेजर डिफरेंस बताया कि सेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, एसेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। सबसे मेजर डिफरेंस एसेक्सुअल में नो गैमेट फॉर्मेशन। सबसे मेन डिफरेंस कि इसमें कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और सेकंड डिफरेंस क्या है कि इसके जो प्रोजेनी होंगे, इसके जो स्पीसीज होंगे, इसके जो डॉटर होंगे, डॉटर सेल्स जो बनेंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ओके, सो जेनेटिकली सिमिलर प्रोजेनी। ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर प्रोजेनी होंगे। इसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा? सो इसमें होगा माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस होगा इसमें, माइटोसिस। ठीक, माइटोसिस हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। सो इसमें एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा, डिवाइड करके दो सेल बनाएंगे और ये जो सेल होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ओके, नेक्स्ट और कौन सा मेजर डिफरेंस है? सो दूसरा है कि यूनिपेरेंटल। ठीक है, यूनिपेरेंटल मतलब सिंगल पेरेंट कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू प्रोजेनी। मतलब सिंगल पेरेंट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और उससे न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो अब देखेंगे हम कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है। ठीक है, किस में होता है? सो ये यूनिसेलुलर में भी होता है और मल्टी सेलुलर में भी होता है। ठीक है, वो हम देखते हैं अभी। सो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये यूनिसेलुलर में भी होगा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होगा। तो देखते हैं यूनिसेलुलर में किस तरीके से होता है और मल्टी सेलुलर में किस तरीके से होता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction। सो ये यूनिसेलुलर में भी होगा और ये मल्टी सेलुलर में भी होगा। ठीक है, अब यूनिसेलुलर में किस तरीके से सेल डिवीजन होगा और मल्टी सेलुलर में किस तरीके से सेल डिवीजन होगा। सो यूनिसेलुलर में सबसे पहले होता है बाइनरी फिजन। सबसे फर्स्ट जो है वो बाइनरी फिजन। दूसरा है मल्टीपल फिजन और तीसरा है बडिंग। सो ये तीन तरीके का जो रिप्रोडक्शन है, सेल डिवीजन है, माइटोसिस सेल डिवीजन, ये होगा हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन, तीसरा है बडिंग। ठीक है, ये तीन होगा हमारे यूनिसेलुलर में। मल्टी सेलुलर में क्या होता है? मल्टी सेलुलर में होगा सबसे फर्स्ट होगा फ्रेगमेंटेशन, दूसरा रीजनरेशन, तीसरा बडिंग और चौथा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और पांचवा है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है रीजनरेशन, तीसरा है बडिंग
चौथा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और पांचवा है स्पोर फॉर्मेशन। सो ये 5 चीजें होंगी हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और ये 3 चीजें जो हैं बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बर्डिंग, ये होंगी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, सो हम एक एक करके देखेंगे कि ये सारे सेल डिवीजन में, ये सारे प्रोसेसेस में कैसे सेल डिवाइड होता है और कैसे पेरेंट से न्यू प्रोजेनी बनते हैं विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। ओके, तो चलिए अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें मैंने आपको 3 बताया था। सबसे पहला था बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, सबसे फर्स्ट जो है बाइनरी फिजन, इसमें क्या होता है, जो सेल होता है सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगा। ठीक है, कैसे डिवाइड करेगा, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर से सबसे पहले न्यूक्लियर का डिवीजन होगा। सो ये जो अंदर कैरियोकाइनेसिस, जैसे हमने सेल डिवीजन में पढ़ा था, कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले होगा, तो सबसे पहले इसमें न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, तो न्यूक्लियर ऐसे डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा जिसमें सेल का डिवीजन होगा। ठीक है, ये सेल का डिवीजन होगा और ये होता है अमीबा में। ठीक, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। सो अमीबा में जो नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन होता है उसी को हम कहेंगे बाइनरी फिजन। ठीक है, ये वाला हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बाइनरी फिजन होता है उसमें नॉर्मल माइटोसिस डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा और उससे न्यू स्पीसीज का डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। और ये होता है अमीबा के अंदर। अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन करता है। सो सेकेंड हम देखने वाले हैं मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन में क्या होता है वो चलिए देखते हैं। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, तो ये भी अमीबा में होता है। ठीक है, अमीबा में होता है, तो इसका एग्जाम्पल जो है अमीबा। अब अमीबा क्या करता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, फूड की कमी होगी, उसके हैबिटेट में कोई डिस्टर्बेंस आएगा। सो अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, सो जो ये अमीबा है, अमीबा है ये पैरापोडिया जो है, ये पैरापोडिया जो अमीबा का ये है ना, इसको हम पैरापोडिया कहते हैं। तो ये पैरापोडिया का फॉर्मेशन नहीं करेगा और ये क्या बनाएगा, ये जो इसका आउटर सरफेस है उसको पूरी तरह से सिस्ट बना देगा। ये सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग बना देगा। ठीक है, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग को ही हम सिस्ट कहते हैं। ये अमीबा के अंदर जब अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग बना देता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है, उसको हम सिस्ट कहते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर उसके अंदर होगा न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस होगा, बहुत सारे न्यूक्लियर का डिवीजन होगा। इधर न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, साथ साथ में साइटोकाइनेसिस भी सिस्ट के अंदर होगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर से सिस्ट बना था ना, तो उसके अंदर साइटोकाइनेसिस भी होगा। ठीक, अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये अनफेवरेबल में, अनफेवरेबल में उसने किया, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब क्या करेगा अमीबा, अमीबा ये जो है इसका कवरिंग उसको ब्रेक कर देगा और ये जो अंदर जो हमारे एंट अमीबा बने थे, जो अमीबा के प्रोजेनी बने थे, वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये बाहर आ जाएंगे। समझ में आया? ठीक, फेवरेबल कंडीशन आने पे ये सारे बाहर आ जाएंगे। सो इस डिवीजन को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में
क्या होता है, जो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म है वो सिस्ट के अंदर ही डिवाइड करते हैं, मल्टीपल फिजन करते हैं, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तब ये सारे सिस्ट, सारे सेल बाहर आ जाते हैं, वो सेल वॉल फट जाता है। ओके, सो ये होता है मल्टीपल फिजन में। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वाले की, जो है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बडिंग किसमें होता है, बडिंग होगा ईस्ट में। ठीक है, बडिंग होगा ईस्ट में। इसका एग्जांपल लिखते हैं हम, ईस्ट। अब ईस्ट क्या करते हैं कि ये ईस्ट है, ये बर्ड्स बनाते हैं, बर्ड्स मतलब ऐसे कुछ बर्ड्स बनाएंगे, और ये जब बर्ड्स धीरे धीरे करके ग्रो होगा, धीरे धीरे करके जब ग्रो होगा लाइक दिस, ये बर्ड्स बना, ये बर्ड्स जब धीरे धीरे करके ग्रो होगा तो ये क्या होगा, ये जो पेरेंट ईस्ट है उसमें से ये निकल जाएगा। ओके, ये कुछ इस तरीके से। ठीक, ये है प्रोजेनी और ये है पेरेंट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब तक से ईस्ट हमारा ग्रो नहीं कर जाता, ये प्रोजेनी जब तक ग्रो नहीं कर जाता तब तक वो पेरेंट के पास ही रहता है, पेरेंट से अलग नहीं हो जाता। आफ्टर ग्रोथ ये जो प्रोजेनी है वो पेरेंट से अलग हो जाता है आफ्टर ग्रोथ, यहाँ पे आफ्टर ग्रोथ। फिर पेरेंट से अलग हो जाता है और अपना इंडिविजुअल रहकर अपना लाइफ स्पेंड करता है। ठीक, ये होता है हमारा बड़ी। सो हमने ये देख लिया तीन तरह के यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन में कि बडिंग कैसे होता है, बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है, मल्टीपल फ्यूजन कैसे होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो पहले मैंने आपको जैसे बताया था इसमें 5 प्रोसेसेस हैं, 5 प्रोसेसेस को हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। ओके, सबसे पहला जो है हम देखने वाले हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखने वाले हैं, सबसे पहला जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, ये होता है स्पाइरोगारा में या फिर साइकॉन में। ठीक है, साइकॉन में या स्पाइरोगायरा में देखा जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो स्पाइरोगायरा है वो क्या करेगा, यहाँ से वो फ्रेगमेंट बनाएगा, अलग अलग बहुत सारे मल्टीपल फ्रेगमेंट बनाएगा कुछ इस तरीके से। मल्टीपल फ्रेगमेंट बनाएगा। मल्टीपल इसने फ्रेगमेंट बना लिया है, इसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मतलब जैसे आ, ये है पूरा मार्कर, अब इसका मैंने ये कैप निकाल लिया तो ये अलग फ्रेगमेंट हो गया, ये अलग फ्रेगमेंट हो गया। ठीक है, स्पायरोगायरा अगर तो ये है स्पायरोगायरा, इसका मैंने क्या किया, ये दोनों अलग कर दिया तो ये अलग फ्रेगमेंट बन गया, ये अलग फ्रेगमेंट बन गया। ठीक है, तो ऐसे फ्रेगमेंटेशन होता है, किसमें होगा, ये स्पायरोगायरा में और साइकॉन में। समझ में आया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, इसका एग्जांपल है प्लानेरिया। प्लानेरिया में क्या होगा, प्लानेरिया क्या होगा, जब प्लानेरिया के बॉडी पार्ट्स जब डिवाइड होंगे, उसके बॉडी पार्ट जब अलग होंगे तो हर एक बॉडी पार्ट से न्यू प्लानेरिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट से न्यू प्लानेरिया का फॉर्मेशन होगा। जैसे ये प्लानेरिया है,
एक अगर इसका एक भी बॉडी पार्ट कहीं से भी कुछ अलग होता है, जैसे यहाँ से मैंने उसका टेल अगर अलग कर दिया, और ये मैंने अलग कर दिया, ठीक। सो इस पार्ट से इसका जो अलग पार्ट है और ये इसका अलग पार्ट है, उससे न्यू प्लान एरिया का फॉर्मेशन, मतलब ये जो प्लान एरिया है, इससे ये नया प्लान एरिया बना, और ये जो बॉडी पार्ट्स है उससे भी नया न्यू प्लान एरिया का फॉर्मेशन होगा, ऐसे। सो जब प्लान एरिया के बॉडी पार्ट्स डिवाइड करेंगे, प्लान एरिया के बॉडी पार्ट्स जब अलग होंगे तो हर एक बॉडी पार्ट से न्यू प्लान एरिया का फॉर्मेशन होगा। सो ये होता है रीजनरेशन में। सो अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बडिंग। बडिंग वापस से हम देखेंगे, मल्टी सेलुलर में मैंने बताया था बडिंग जो है वो यूनिसेलुलर में भी होता है और मल्टी सेलुलर में भी होता है। तो जो मल्टी सेलुलर का बडिंग है वो एज इट इज यूनिसेलुलर जैसा है। थर्ड, बडिंग, जैसे बडिंग हमने देखा ईस्ट में क्या हो रहा था उसमें, कि बॉडी पार्ट से एक बर्ड्स निकलता है और उस बर्ड से न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही मल्टी सेलुलर में हाइड्रा का एग्जांपल दिया हुआ है। हाइड्रा से भी बर्ड निकलता है और उस बर्ड का जब ग्रोथ हो जाता है तब वो बर्ड अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है और अपनी इंडिविजुअल लाइफ बनाने लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रा दिया हुआ है। हाइड्रा में क्या होता है, ये हाइड्रा, अब यहाँ पे फॉर्म होगा एक बर्ड, ओके। ये कुछ इस तरीके से बर्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो बर्ड है वो आगे चल के ग्रोथ होगा इसका, सो ये जो बर्ड है उसका ग्रोथ होगा, हाँ? और जब इसका ग्रोथ हो जाएगा तब ये क्या होगा, ये यहाँ से अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा और अपना न्यू लाइफ चलाने लगेगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा बर्डिंग में। सेम यूनिसेलुलर जैसा ही है, यूनिसेलुलर में ईस्ट में हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रा में हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, जब तक से बर्ड ग्रो नहीं कर जाता, ग्रोथ नहीं हो जाता, तब तक वो अपने प्रोजेनी से अलग नहीं होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फोर्थ है अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू और रूट्स के थ्रू न्यू स्पीसीज, न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। अब हम अगर प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्शन करेगा, फ्लावर के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर उससे सीड बनेगा और देन न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है यूनिसेलुलर में, कि फ्लावर से नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कर रहे हैं लीफ, स्टेम और रूट से, एंड रूट, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा। जैसे आपने शुगर केन में देखा होगा, पोटैटो की आईज देखी होगी, पोटैटो में आपने देखा होगा कि उसमें व्हाइट व्हाइट ट्यूबरकल होते हैं, आईज होते हैं, उससे न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। और हमने शुगर कैन में देखा होगा, शुगर कैन में भी यहाँ पे आपने देखा होगा तो ट्यूबरकल्स होते हैं, ठीक है। सो उससे भी न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में होगा, पोटैटो में और शुगर केन में, ये दो में होगा हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है और ये कैसे होता है।
सो स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जैसे आपने ब्रेड को देखा होगा, ब्रेड को हम अगर ऐसे ही 2-3 दिन के लिए रख दे तो उसके ऊपर फंगस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फंगस कैसे होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, कैसे ये बन जाते हैं, तो इसमें होता है स्पोर का फॉर्मेशन जो धीरे धीरे करके पूरा स्प्रेड होता है। सो अगर ब्रेड का एग्जाम्पल लें तो हम, इसका एग्जाम्पल है फंगस। ओके, तो फंगस हम ब्रेड को जब देखें तो उसमें थोड़ी सी जगह पे फंगस लगा होता है, यहाँ पे फंगस लगा है, ये ब्रेड है अपना, यहाँ पे फंगस लगा है। अब ये फंगस में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से, जब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होते हैं, इसमें ये बहुत सारे स्पोर होते हैं। सो जब ये स्पोर फैलते हैं, जब ये स्पोर डिस्पर्स होते हैं, तब क्या होता है, ये ये स्पोर यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पे गिरेंगे, यहाँ पे गिरेंगे, यहाँ पे गिरेंगे, और जिस वजह से ये जो फंगस है धीरे धीरे करके स्प्रेड होने लग जाता है, ठीक है, धीरे धीरे करके स्प्रेड होने लग जाता है। ये होता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, जो हमने ब्रेड में देखा ही है, लाइव एग्जांपल आप देखते हैं। सो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, और इसके कौन कौन से प्रोसेस हैं, ठीक है, कौन कौन से सिस्टम वर्क करते हैं, ये सारी चीजें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को अब रखते हैं यहीं तक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम समझेंगे कि ये कैसे होता है और इसके कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, ठीक है।